We'll start the Q&A, and if anyone has a question, just send to the question tab. Hello, Preeti. Okay, this time we have received very few questions because I think I was very late with the story, so we'll do as many as possible. Okay, so this question is very nice. Hello. Chalo, we'll start a bit and we'll try to sort everything. Okay. Hello, Sukanya. Okay, so the question is: are dedicated fighters, interceptor, ground attack aircraft, bombers, and all these are these like a thing of past now? Because आप देखते हैं आज के टाइम में आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले क्या था. आप आईएफ को देखो तो सब टाइप के उनके पास एयरक्राफ्ट होते थे, राइट. MiG-27, फिर उसके बाद आपके पास जैगवार्स थे, फिर मिराज थे, फिर आपके पास एयर सुपीरियरिटी के लिए सुखोई हैं. तो पहले का जो आइडिया था कॉम्बैट का वो ये था कि एयरफोर्स यूज टू हैव ऑल काइंड ऑफ सेपरेट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, क्योंकि डिज़ाइंस होते थे और उनके बेस पे उनके वर्क होते थे, राइट. आज के टाइम में व्हाट यू सी इज व्हाट एयरफोर्स डू कि वो एक एयरक्राफ्ट लेता है जो सब कुछ कर सकता है. बेसिकली आपका जो फाइटर होगा वो बॉम्बिंग भी कर सकता है, वही फाइटर आपका मिसाइल्स को भी फायर करता है एयर टू एयर, वही एयरक्राफ्ट आपका कुछ और काम भी कर सकता है. सो बेसिक आइडिया इज कि आजकल नो वन इज प्रेफरिंग द आइडिया कि आपका कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बस एक काम करे. ओके, द आइडिया इज दिस. इसकी वजह क्या है? पहले के आप देखेंगे जैसे 1950, 60, 70s में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो फाइटर जेट्स थे या जो कॉम्बैट प्लेटफॉर्म थे उनमें कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं थी, और सेकेंडली जो नेशंस थे उनके पास बहुत बड़ी फ्लीट्स थी, राइट. क्योंकि आपका जो जेट बनता था $2 मिलियन, $1 मिलियन या आधे मिलियन डॉलर ऐसे बन जाता था. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सब पायलट स्किल पे था. सो पहले ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स होती थी लोगों के पास, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते थे, या फिर टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी. आजकल कोई भी एक $200 मिलियन का प्लेन या $100 मिलियन का एयरक्राफ्ट खरीद के ये नहीं कहेगा कि मैं बस इससे ये करने वाला हूँ. ओके, मैं इस चीज़ के बाद बॉम्बिंग नहीं करूँगा, मैं बॉम्बिंग के लिए अलग जेट लेके आऊँगा, ऐसा नहीं होता आजकल द आइडिया इज मल्टीव्यूल. मल्टीव्यूल इज द बेसिक थिंग. ओमनीव्यूल भी कहते थे बट मल्टीव्यूल इज द बेटर टर्म. ओके, तो ये एक वजह है कि यू डोंट सी द इंटरसेप्टर अलग से या ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट अलग से, यू सी अ मल्टीवल टाइप फाइटर. इसीलिए आप तेजस को देखते हो. तेजस वॉज सपोज टू बी अ इंटरसेप्टर लाइक MiG-21, बट आज तेजस इज परफॉर्मिंग एयर टू ग्राउंड ट्रायल्स, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी, सब कुछ कर सकता है. दैट इज हाउ यू डू. आप $40 मिलियन या $60 मिलियन खर्च करने के बाद ये नहीं कहोगे कि अब मुझे इस मिशन के लिए जैगवार चाहिए. यू विल नॉट गो दैट वे. दैट इज वाई यू डोंट सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स नाउ डेज. इट इज अ बेटर सिस्टम नाउ. ओके, आर टैंक्स यूजलेस इन द मॉडर्न वॉरफेयर? सी, अभी जो ये यूक्रेन और रशियन वॉर फाइटिंग हुई है, जो भी हुआ है, तो लोगों ने एक नोशन बना लिया है कि ये चीज़ यूजलेस है या ये चीज़ ही फ्यूचर है. ऐसा नहीं होता है. 1940s 50s में जब आपके टैंक स्टार्ट हुए थे तो तभी उसी टाइम पे देवर एंटी टैंक वेपन्स टू. मतलब पहले एंटी टैंक राइफल थी, उसके बाद पैंजर फ्रॉस्ट, पैंजर शक आए, मतलब RPGs आए, उसके बाद अब जेवलिन्स है. तो ऐसे हर चीज़ का इवोल्यूशन होता है. आप एक कॉन्फ्लिक्ट को देख के ये नहीं कह सकते कि दिस थिंग इज़ यूजलेस या दिस थिंग इज़ गुड. वो आपको विद टाइम पता चलता है. और आपका टैंक अभी अपग्रेड होगा. ऑल द टैंक्स विल हैव APS इन द फ्यूचर. क्या पता कोई अलग सिस्टम आ जाए जिससे दे विल बी एबल टू डील विद दिस मिसाइल. सो ऐसा नहीं होगा कि टैंक्स विल बी यूजलेस. ऐसा होगा कि हाँ, अब उसकी स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट की चेंज हो जाएगी. पहले जैसे टैंक्स ओपनली डिप्लॉय होते थे विदाउट एनी फियर, अब वैसा नहीं होगा. अब दे हैव थिंग्स दे कैन बी वल्नरेबल टू. तो आपका ये नोशन आ जाता है विद टाइम यू हैव टू अपग्रेड योर डिप्लॉयमेंट टैक्टिक्स एंड ऑल. ओके, ओके. क्रैव मागा को लेके यार देखो, सी these क्रैव मागा, the people who don't know what it is basically a form of martial art or hand to hand combat and all these things. The technique got famous because of Israeli commandos using it. Israeli commandos used to train in Krav Maga and all.
इट इज़ वन ऑफ द वेज यू ट्रेन पीपल. ऐसा नहीं होता कि इफ़ यू हैव ट्रेन समवन विद क्रेव मार्का दैट गाय इज इनविंसिबल, या ऐसा कुछ नहीं होता. आपको बहुत अलग अलग चीज़ों में आदमी को ट्रेन करना पड़ता है. ऐसा आपका बेसिक डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, राइट. हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज़ नॉट एन आइडियल सिनेरियो. आप चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे आपने कितने जूडो सीखा है, कराटे सीखा, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन रियल लाइफ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आपका जूडो कराटे ना सामने वाले की बंदूक से अच्छा नहीं है. In the ideal scenario, you should not be engaging in hand-to-hand combat. But अगर आपकी सिचुएशन ख़राब होती है या आप ऐसे पॉइंट में आते हो तो यू आर ट्रेंड इन दीज थिंग्स. उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि आपको जो बॉडी रिफ्लेक्स होता है आपको उसे बिल्डअप करना सिखाते हैं. एंड यू लर्न हाउ टू मैनिपुलेट द जॉइंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. बट आइडियली दिस इज़ नॉट द वे यू हैव टू फाइट. अगर यू कैन ब्रिंग अ बिग गाय इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर आप कोई भी ला सकते हो, एंड इफ़ मेरे पास बंदूक है तो आई शुड बी एट एडवांटेज. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गधों की तरह उसके पास सामने चले जाऊँ. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एडवांटेजेस फॉर मी. बट इफ़ आई हैव अ वेपन, व्हाई विल आई नॉट यूज़ इट? आई विल यूज़ इट एंड आई विल बी लाइक डूइंग दैट बेटर, राइट. मैं अपनी मसल्स दिखाने के लिए या मैं वहाँ लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करूँगा जैसे मूवीज़ में एक्टर्स करते हैं. दैट इज़ नॉट, आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ किल्ड वन डे इफ आई डू दैट. ओके, सो दिस इज द थिंग. आप कोई एक ऐसी चीज़ मत देखो कि क्रैब मागा है या जूडो आता है तो आई एम बेटर देन देम. हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है फॉर सर्टेन रीजंस. बट द बेस्ट थिंग इज आप अपनी बंदूक से ही कॉम्बैट में घुसो. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. हाँ, ये जॉन विक नहीं बनने का. अपना 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 कैपेबिलिटी देखो. सामने वाला कुछ और भी हो सकता है. तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज नॉट द आइडियल सिनेरियो फॉर एनीवन. सम ऑफिसर्स आर सेइंग दैट अग्निवीर में परमानेंट कमीशन उन्हें ही मिलेगा जो ऑफिसर के खास होंगे या चमचे होंगे. ओके, सी, ह्यूमन बायस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज अ फैक्टर. I'll not lie about it because this is something that is always going to be a factor. अब लोग सोचते हैं कि क्या अग्निवीर वाला परमानेंट तभी बनेगा जब उसका ऑफिसर चाहेगा. नहीं, आपके फील्ड रिकॉर्ड्स को देखा जाता है. आर्मी में बहुत चीज़ें मेंटेन की जाती है. आपका ऑफिसर आपको हर चीज़ गाइड नहीं करता. आपके ऑफिसर का ठेका नहीं है आपको कुछ करने का. ओके, तो 4 साल कोई अगर एक्टिंग कर पाएगा ना तो 4 साल में उसमें खुद ही डिसिप्लिन आ जाएगा कि वो आगे एक्टिंग ना करे. उसका लाइफस्टाइल बन जाएगा वो, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, यही सेम चीज़ें आप एसएसबी के लिए भी कह सकते हो कि आपके इंटरव्यूअर ने आपसे कोई सवाल पूछा. आपका इंटरव्यूअर लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, कुछ भी है, एंड आपने अगर उसकी मेंटेलिटी में जवाब दे दिया तो थियोरेटिकली दैट शुड बी एबल टू हेल्प यू इन द एसएसबी, राइट. क्योंकि आपको एसएसबी में आपका इंटरव्यूअर का अपना चमचा बन गए. आप बन सकता है आदमी 1 घंटे में चमचा बन सकता है किसी का, कोई बड़ी बात नहीं. तो यही सब चीज़ें हैं. तो ये बायस वाला जो लॉजिक है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलता है, राइट. मैं अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करूँगा एज अ सोल्जर, या फिर मैं एज अ ऑफिसर अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा, या एज अ कैंडिडेट मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा. जैसे पर्सनली मैं अपने एसएसबी में गया था, मेरा तो इंजरी हो गया था, वो अलग बात है. बट अगर मैं वहाँ जाके कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर दूँ एंड उसके बाद मैं सिलेक्ट ना हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मे बी द इंटरव्यूअर को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी या ये सब कहने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है. दिल का दिलासा है, मान लो. तूफान भी आ गया. Why don't we make indigenous diesel sub in large numbers? Okay, यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, इसका कॉम्प्लिकेशन इस वजह से है बिकॉज इंडिया ने टेक्निकली आज तक बहुत सारी सबमरीन्स का मैन्युफैक्चर किया है इन थ्योरी. बट आई मीन इन थ्योरी इज दैट इंडियंस ने अभी तक MDL और ये सब जो ग्रुप थे इन्होंने बनाई हैं सबमरीन्स, बट दे आर नेवर एबल टू स्टार्ट इट. ओके, इसके पीछे लॉजिक ये था कि P75 के बाद सोचा गया था कि P75I स्टार्ट किया जाएगा, विच इज़ द प्रोजेक्ट जो अभी फंसा हुआ है बहुत साल से. हमने सोचा था कि 12 सबमरीन्स हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम उतने ही सबमरीन्स को या फिर जो भी फ्यूचर सबमरीन्स होगी वो इंडिया में खुद डेवलप करेंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन MDL या जो भी शिपयार्ड्स हैं, दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द टेक्नोलॉजी. अभी वो कहते हैं उन्होंने कर लिया है, बट यू एंड मी बोथ नो दैट क्या सच्चाई है.
हम बना सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन मेक इट, बट हमारी नेवी है ना इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। दैट इज़ द बेसिक ट्रुथ। आप एल ने अभी तक, हमारे पास कई कंपनियां जो बहुत कुछ कर सकती हैं। एल ने आपका अरिहंत जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है उसका भी हल बनाया है। बहुत सी कंपनीज हैं जो अपने अपने सिस्टम बनाती है, सब सिस्टम बनाती है, बट एक ऐसी कंपनी जो इन सबको मैन्युफैक्चर कर सके, एक ऐसा शिपयार्ड, दैट इज़ नॉट समथिंग वी हैव नाउ। इनका आइडिया है कि एक और कंपटीशन करेंगे, 6 नई सबमरीन लेंगे और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बाद दे विल मेक देयर ओन सबमरीन्स। आई फील दिस इज अ स्टूपिड आइडिया, बट मी फीलिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीथिंग, राइट। इशू यही है दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि हम अगर चाहें तो हम आज भी सबमरीन बना सकते हैं, एंड चलो इट विल नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट विल एटलीस्ट बी समथिंग दैट इज़ यूजेबल, क्योंकि अभी तो नेवी के पास है ही नहीं कुछ, ना से कुछ सही, बट हमारी फोर्सेस उस मोटो पे नहीं चलती, हमारी फोर्सेस को चाहिए बेस्ट। तो अभी हम ये P-75 का ड्रामा करेंगे अगले 5-10 साल, उसके बाद वी विल डू समथिंग अबाउट इट। बट द गुड पार्ट इज दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन our own what we call SSN, जिसे आप कहते हो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। इंडिया इज वर्किंग ऑन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स अभी एट द मोमेंट, एंड दे आर डूइंग वेल। आप अगले 5-10 साल में यू विल सी some amazing things that will come out of the place. Okay, Givish sir has asked what are my thoughts on Tejas. My thoughts on Tejas are very good. See, I have been a very big fan of Tejas for like now a long time. But मेरे तेजस का फैन होने के पीछे ये बायस नहीं है कि तेजस हमारा है इसलिए वो सबसे बेस्ट है। I'll be very honest, Tejas Mk1 is a what you call a mediocre jet when it comes to the modern jets of today. Tejas Mk1 is going to be considered a mediocre Mk1 because Mk1 4th generation jet है. It is not truly a 4.5 generation fighter. But Mk1A या Mk1 FOC जो है ना, that is technically way better than the jets we have today. तो आज जो हमारे पास jets हैं उनसे काफ़ी jets के हिसाब से it is very good, and the biggest idea behind it is कि उसमें ऐसी modern technologies हैं जो आज भी हमारे बाकी fighters में नहीं है। सेकेंडली तेजस को लेके मेरा जो अच्छा पॉइंट ये है वो ये है कि तेजस ने हमारी सिर्फ एक, ये प्रोजेक्ट बहुत सस्ता था, 7,500 करोड़ रुपये यानी $1 बिलियन के नियर यू स्पेंड ऑन तेजस फॉर द एयरफोर्स, एंड उससे भी कम यू हैव स्पेंड फॉर तेजस ऑन द नेवी। बट इस प्रोजेक्ट की वजह से आपके देश में आज एक इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम है जिससे आप फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को कर पाओगे। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग बून फॉर यू। अब हमारे देश में लोग या फिर जो एयरफोर्स है या फिर जो भी लोग हैं उनका मानना है कि तेजस को 40 साल हो गए। मैंने इस चीज़ पे इतने सारे ब्लॉग्स लिख दिए हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते वो नहीं पढ़ेंगे। बट रियलिटी इज़ कि प्रोजेक्ट को एनविजन किया गया था 1980s में या 70s 80s में। हमने सोचा था 70s 80s में कि हम कुछ करेंगे। 1993 में हमने फंडिंग स्टार्ट की, मतलब डिज़ाइन, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड फंडिंग हमने स्टार्ट की 1993 में। 2001 में फाइटर ने टेक ऑफ किया। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट फ्रेम ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कुछ डिलेज थे, बहुत सारे डिलेज थे, बट उसके बाद आप चैलेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए। हमने कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बनाई जो हमें कोई नहीं देने वाला था, दुनिया में कोई भी हमें हेल्प नहीं करने वाला था। हम पे न्यूक्लियर सैंक्शंस लग गए थे। सो ये सब चीज़ों को देख के आपको समझना पड़ेगा कि इट इज़ अ लर्निंग कर्व। आपने एक बार तेजस बना लिया तो आपको तेजस Mk1A बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तेजस Mk2 बनाने में और कम टाइम लगेगा, और उसी के बाद आप AMCA बना पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तेजस Mk1A नहीं बनाते या Mk2 नहीं बनाते, सीधे AMCA बना लेंगे। दैट इज चाइल्डिश फॉर समवन टू सजेस्ट, बिकॉज वो लोग लर्निंग कर्व को नहीं समझना चाहते। वो सोचते हैं कि ऐसा होता है। कुछ इश्यूज हाल के थे तेजस को लेके, आई कम्प्लीटली एग्री विद देम, बट आई एग्री कि एयरफोर्स ने भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया तेजस प्रोग्राम को। अब लोग कहते हैं हमारे पास अब तक सिर्फ 30 या 32 तेजस क्यों है। यार, अगर यू आर ऑर्डरिंग 40 फाइटर्स इन लाइक 10 years के गैप में, यू आर ऑर्डरिंग 40 फाइटर्स, तो नो वन इज गोइंग टू प्रोड्यूस देम एट द रेट ऑफ 16-20 फाइटर्स अ ईयर। ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन आपके ऑर्डर साइज पर डिपेंड करता है। आपका ऑर्डर साइज आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। सो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। अगर एयरफोर्स में भी 100 तेजस Mk1 का ऑर्डर देता तो हाल में भी शायद
16 या 14 फाइटर्स पर ईयर के प्रोडक्शन वेट पे उन्हें बना था। अभी 40 जेट के ऑर्डर के लिए क्या ही कर सकते हैं वाली बात है, बट 2-3 साल रुक जाओ, MK1 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। उत्तम की टेस्टिंग हो चुकी है, मिसाइल इंटीग्रेशन हो चुके हैं, बेसिक फ्लाइंग चल रही है। सो आई बेट माई मनी ऑन तेजस फॉर टुडे। दिस इज माई ऑनेस्ट व्यूज अबाउट तेजस, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो देसी प्रोजेक्ट है। देसी प्रोजेक्ट बहुत सारे ऐसे भी है जिन्हें मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई फील कि वो उतने लॉजिकल नहीं थे, बट तेजस इज़ वन प्रोजेक्ट आई सपोर्ट 100%। इसके सिवा एक अर्जुन, ATAGS, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिन्हें मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। तेजस को आई हैव सीन वेरी क्लोजली, बिकॉज मैं उसका पार्ट तो नहीं हूँ, बट मैंने उसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया विद टाइम ना, तो आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद इट। डिफेंस अड्डा इज ऑल्सो हियर। हाँ, अड्डा को सवाल थे, कुछ अड्डा ने पूछे थे मुझसे, आई सेड कि मैं लाइव में जवाब दे दूंगा, सो आई ट्राई टू आंसर हियर। नहीं, आते ही अपग्रेडेशन में नहीं सी MK1 अपग्रेड्स में नहीं जाने वाला है। MK1 जो है आज, जो MK1 IOC है, MK1 IOC वॉज द फाइटर जो हमारे पास 2010 से पहले से पड़ा हुआ है। MK1 IOC इज बेटर देन द MiG-21 दैट वी आर फ्लाइंग टुडे। मैं उसे सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं कहता हूँ। MK1 IOC जो था ना, उसमें उसके सेंसर्स बेटर हैं, उसका परफॉर्मेंस बेटर है, उसमें कुछ फ्लॉज थे, आई प्रिटी मच एग्री कि उसमें फ्लॉज हैं, बट जो तेजस है उसको डिज़ाइन देखो, इट इज़ अ लाइट फाइटर, इट इज़ नॉट अ हैवी फाइटर। लोग कहते हैं वो 2 घंटे की एंड्योरेंस नहीं है, उसका रेंज कम है, या दीज थिंग्स विल नॉट कम विद अ लाइट फाइटर। अगर आप छोटा फाइटर बनाते हो तो उसमें फ्यूल स्टोरेज कम होता है, उसका पावर ज़्यादा होता है। MK2 में कैनर्ड्स का यूज़ हुआ है, एंड MK2 का डिज़ाइन इज़ नॉट द सेम एज द MK1। वो सब कुछ चेंज हो चुका है, तो वो सब मैं आपको चेंज करके बताऊंगा। लेकिन MK2 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड फाइटर, एंड MK2 की फ्लाइट शायद नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, फर्स्ट फ्लाइट, एंड प्रोडक्शन 2028 से स्टार्ट हो जाएगा इफ़ ऑल थिंग्स गो वेल। So I think people are going to love MK2 when it comes. It is going to be our own Rafale equivalent in a true sense. ऐसा मजाक में नहीं. It is going to be really like a Rafale equivalent. Okay. ईशान ने एक सवाल पूछा था, ऑप्टिक्स इंजन कंपोर्टिंग agility and weight. The Type 10 weighs around 41 tons and equipped with some of the best technology with regard to optic. With our respective earlier conversation, so India Tech lessons. ओके, टाइप 10 MBT को लेके हमने बहुत पहले नहीं, इफ इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम भाई, यस आई एग्री, इफ इज अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सुपर सुखोई की बात करते हैं तो वो भी एक इफ है। क्या सुपर सुखोई कितना सक्सेसफुल होगा, क्या हम उसे उतना यूज़ कर पाएंगे, दीज ऑल थिंग्स आर डन ऑन इफ। बट जो मैंने आज टेक्नोलॉजी देखी और जो लोगों से मैंने बात की है हु आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, दे आर लाइक 100% वेरी कॉन्फिडेंट। उनका इफ इस बात को लेके नहीं है कि परफॉर्मेंस मीट होगी या नहीं होगी, उनका इफ है इस बात को लेके कि 2028 पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा या 29 पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, बस इतना सा इफ है, ज़्यादा बड़ा इफ नहीं है इसमें। ओके, जो भाई ने एक बात की थी जापानीज़ MBT के बारे में, हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, नॉट जापानीज़, आई थिंक हमने टाइप 10 के बारे में डिस्कस किया था, एंड हिज आइडिया वॉज कि टाइप 10 में सबसे अच्छे ऑप्टिक्स हैं, टाइप 10 का वेट कम है, कंपोजिट आर्मर है, एजिलिटी है, तो हमें क्या उस हिसाब से सोचना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए जापानीज से, राइट? या सब लोग अपना टैंक डेवलप करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, हमने अर्जुन जब डेवलप किया था तो अर्जुन की भी एक रिक्वायरमेंट थी और उस बेसिस पे हमने अर्जुन का डेवलपमेंट किया, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हुई जियोपॉलिटिकली, इस चक्कर में हमने बहुत कुछ हटाया था। आज हम कहते हैं अर्जुन अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, इन माई आइज इट इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म देन T90, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं। होपफुली हम ज़्यादा अच्छे से प्लान करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में बैटल टैंक को, और इस वजह से अच्छा होगा। वाई सो मैनी डिलेज इन MMRCA 2? ओके, MMRCA 2 को लेके ना डिलेज क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा नहीं है, सबसे बड़ी सिंपल थिंग। सेकेंड थिंग, MMRCA 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है टेक्निकली, IF को अभी ये पता नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। देयर इज़ नो प्रॉपर RFI MMRCA 2.0 की, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बहुत एम्बिगुअस है। यू कैन इमेजिन MMRCA 2 में अभी Su-35 इज़ अ कंटेंडर,
विच इज़ अ हैवी फाइटर, एंड हमारे पास कंटेंडर में Su-35 है. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. हमें सही मायने में पता ही नहीं हमें क्या चाहिए. पहले कहा था सिंगल इंजन चाहिए, अब कहा डुअल इंजन में चलेगा. दीज थिंग्स आर नॉट वेल थॉट ऑफ. थर्ड इशू इज़ अभी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है. दे आर सेइंग कि इस साल के एंड तक दे विल स्टार्ट टेस्टिंग एंड ऑल, बट आई डोंट बिलीव कि टेस्टिंग होने वाली है. एंड फोर्थ बिग इशू आई हैव विद MMRCA 2.0 इज़ कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है बाय 2024, इफ़ यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फाइटर्स, तो प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा? पहले के जो 18 जेट्स हैं वो आएंगे 3 साल बाद, यानी 2027 2028 में पहला आपका जो सिलेक्टेड फाइटर है वो इंडिया आएगा. उसके बाद जो इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक मिनिमम 4 to 5 years फॉर द प्रोडक्शन टू स्टार्ट. तो 2029 में इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उस चीज़ का, एंड फिर इट विल गो ऑन टिल 2020 32 या 34 33 मिनिमम. दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब तक वो आएंगे. सो MMRCA इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द इशूज़. उसका मेरिट है बट अभी उतना पैसा नहीं है, एंड $30 billion इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन इट. सो यू विल हैव टू थिंक दैट वे. And my brother from Pune is also here. So, hello bhai. Hope you are doing well. Thank you for being helpful. Thank you, brother. I kind of okay. I can't see your name for now, but thank you for saying this. Harsh bhai, Jai Hind. अर्जुन इज़ बेटर देन T90 बट नॉट द बेस्ट टैंक इट इज़ एक्सपेक्टेड. उसी अर्जुन में जो मुझे पर्सनली फ्लॉ लगता है वो आज के टाइम में उसकी स्मूथ बोर कैनन ना होना. दैट इज़ व्हाट आई सी एज अ फ्लॉ. बट वो हमने एक रिक्वायरमेंट दी थी जब उसका डेवलपमेंट था कि हमें वाइफाइड कैनन चाहिए. दैट वाज अ रिक्वायरमेंट. अभी यू कैन नॉट आस्क फॉर अ स्मूथ बोर कैनन बिकॉज आपका ऑर्डर साइज इतना बड़ा नहीं है. यू कैन नॉट आस्क फॉर दिस बिग चेंज सब्सटेंशियल ऑर्डर. ओके. If you want to give a substantial order, you will have to pay some amount of money. And CDS का सिलेक्शन में डिले क्यों मुझे नहीं पता भाई. I honestly want to know about that also. But I think we will have a new CDS by the end of this month or something. Declaration कुछ होने वाली है. I don't know क्या होने वाला है. I hope it is related to CDS. Population control bill कब आएगा? No idea. Okay. वाइफल कैनन नेगेटिव पॉइंट क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ओके. पहले के टाइम में क्या होता था, वाइफलिंग क्यों की जाती है? वाइफलिंग इज द ग्रुप. आपकी जो कैनन्स होती है ना उसमें गोल उसके अंदर से बेवल के अंदर ग्रोविंग की जाती है, मतलब सो दैट द राउंड स्पिन्स. उसका आइडिया क्या होता है कि आपको राउंड को स्टेबलाइज करना होता है. आपकी पिस्टल के अंदर भी वो वाइफलिंग होती है. उसका आइडिया होता है कि आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए और आपके जो राउंड की लॉन्ग डिस्टेंस स्टेबिलिटी उसे मेंटेन करने के लिए यू डू दैट थिंग. बट आज के टाइम में क्या है, पहले इट वाज वेरी एसेंशियल बिकॉज अगर आप वो नहीं करते तो आपका राउंड टम्बल कर देता या फिर आपके राउंड स्टेबल नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टेक आया है अब आपको राइफलिंग की ज़रूरत नहीं है. जो नई एम्यूनेशन है उससे राइफलिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ही बहुत स्टेबल है. सेकेंडली, पहले के टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं होते थे. राइट. पहले आपके पास आपको सब चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं थी, आपके पास बलिस्टिक कंप्यूटर्स नहीं थे, आपके पास ये सब नहीं था पहले के टाइम में. आज के टाइम में यू हैव दैट टेक्नोलॉजी. सो आपका सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट है इनहेरेंटली. अब आपको राइफलिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं है. थर्ड रीज़न वाई राइफलिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टुडे इज़ बिकॉज आपके पास जो राइफल कैनन्स होती है ना जो उनकी बैरल होती है वो जल्दी वेयर होती है. उसमें ज़्यादा आपको जल्दी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. सो दीज आर द बेसिक रीज़न कि राइफल वाली आपको आजकल पसंद नहीं आती है. स्मूथ बोर कैनन इज द नॉर्म. बट यही थोड़े बहुत रीजन हैं. इज IAF रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड पाकिस्तान? IAF इज नॉट. सी IAF कैन. अब आपका रेडी किस सेंस में है मुझे जानना है. ओके. इफ़ आई से कि IAF कैन डू एनीथिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपके पास नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस नहीं है, आपके पास बहुत कुछ लैक है. हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स नहीं है. बट
क्या IAF is capable of dealing with any external aggression? I feel IAF is sufficiently capable of dealing with some aggression. But long term war में IAF is going to not be able to sustain because आपको अपने losses को बाद में सही करना होता है. IAF के अभी उतनी बिल्डिंग कैपेसिटी नहीं है. ओके, चाइना आज के टाइम में, आज के जो प्रोडक्शन है चाइना का, चाइना इज प्रोड्यूसिंग 70 to 190 फाइटर्स एंड वो नए फाइटर्स का इंडक्शन करता है ईच ईयर. दे हैव बीन डूइंग लाइक 70 से लेके 90 फाइटर्स मिनिमम, एंड एट 1 ईयर दे प्रोड्यूस्ड 130 फाइटर्स, जो मुझे लास्ट याद था. सो हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उतना खरीदने की बात कर रहे हैं एंड दे आर इंडक्टिंग एट दैट वे. सो इफ यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्ट, राइट. So abhi India will not be able to fight a war of attrition with China. That is the honesty. Will India do sufficient damage to China? Obviously we can do that, but उस damage का फायदा क्या है? They are able to build fighters at that rate. And ऐसा नहीं होता कि यार आप, हमारे पायलट्स ज़्यादा स्किल्ड हैं, मानते हैं, हमारे पास बहुत कुछ अच्छी जगह में एज है, वो भी मानते हैं. बट अगर आप अपने एनिमी को हमेशा कम सोच के चलोगे, या आप ये सोचोगे कि उनके पास तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है. जिस दिन आपने एनिमी को कम सोचा, उस दिन आप खत्म. दिस इज द बेसिक थिंग दैट IAF नीड्स टू नो. ओके, हम उनसे वॉर ऑफ एट्रिशन नहीं लड़ सकते. दैट इज द रियलिटी टुडे. एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होना कहीं कहीं पे सही है, बट इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स दे आर हैविंग मच मोर एडवांटेज देन वी आर. उनके पास ज़्यादा है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फाइटिंग का. दैट इज़ अ ट्रू अलग थिंग, बट ओवर टाइम दैट कैन ऑल्सो कम. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक्सपीरियंस इस लेवल का चाहिए, या ये चाहिए वो चाहिए. वो सब टाइम के साथ आ जाता है. तो किसी के क्वेश्चंस बचे हैं तो प्लीज़ सेंड मी इन द क्वेश्चन टैब सो दैट आई कैन आंसर. एंड द वेदर इज गेटिंग बैड, सो आई थिंक द नेटवर्क विल आल्सो नॉट बी गुड. इज IAF टू एडमिनेंट? हेलो मिली, क्या हमारा डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए? या दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, बिकॉज थियोरेटिकली येस एंड प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कहीं और का पैसा कहीं और डाइवर्ट कर दिया. यू हैव टू, बजट्स आर वेरी स्पेसिफिकली मेड. बजट को बनाने में बहुत दिमाग लगता है. आपको अपने एक्सपेंडिचर्स, आपको अपने परचेजेस, ये चीज़ें प्लान करनी पड़ती है. यू कैन नॉट कीप बाइंग थिंग्स विदाउट लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन योर इनकम एंड द एक्सपेंडिचर. ओके, आपका अगर इनकम डेफिसिट ज़्यादा रहेगा, देन यू आर गोइंग टू डिफॉल्ट एट वन पॉइंट. चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे ही डेब्ट ट्रैप में रखा, चाइना ने श्रीलंका को भी ऐसे ही डेब्ट ट्रैप में रखा. दे केप्ट स्पेंडिंग मनी दे डिड नॉट हैव. और जब उनके पास पैसा था नहीं, तो फिर वो खर्चा कहाँ से करते हैं? इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स. आप चाह के भी अपना डिफेंस बजट $300 बिलियन या नहीं कर सकते. आपको हल्के हल्के अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ यू विल इंक्रीज योर डिफेंस बजट विद टाइम. Hello Millie, yes, long time. I was a bit inactive, but I'll try to be a more active here from now on. Hope you are doing good. So IAF देखो एडमिनेंट तो है MMRCA को लेके. आई एम नॉट सेइंग कि MMRCA इज अ रॉन्ग थिंग. डोंट कंफ्यूज कि मैं कह रहा हूँ कि ये लेने ही नहीं चाहिए. बट माई पॉइंट इज कि आर वी स्पेंडिंग द मनी इन द राइट प्लेस? बिकॉज मैंने अभी जैसे बताया कि IAF के पास अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है. और जैसे मैं MMRCA को देखता हूँ, उसका सिलेक्शन देखता हूँ, आई फील इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन टाइम सून. मुझे लगता है कि 2-3-4 साल तक कुछ नहीं होने वाला है. तो जब मैं ये सब देखता हूँ एंड आई ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, मुझे लगता है कि क्या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक चीज़ के पीछे जो अभी नहीं आने वाली. इसलिए MMRCA को आई फील IAF की रिक्वायरमेंट थोड़ी अनरियलिस्टिक है. In the meanwhile, what we can do is we can order more Tejas MK1, we can order more Tejas MK1 even, and हम ऐसे करके अपनी फ्लीट की स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं. Having the expectation of buying a Mercedes is okay if you are earning that much money. आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि मैं ऑल्टो क्यों लूँ, मैं लूँगा तो सीधे मर्सिडीज ही लूँगा. That is not the logical thing.
आपको अपना काम चलाने के लिए ऑल्टो भी चलानी पड़ेगी, एंड आपको आपके पास जब पैसा फंडिंग सब कुछ होगा तो आप मर्सिडीज भी खरीद सकते हो। दैट इज बेसिक इकोनॉमिकल लेसन। बट अभी जो मुझे लगता है कि IAF इज टू, जो धनोआ सर ने कहा था कि हम मिक्स को रिप्लेस नहीं कर पाए, उनके आइडिया था कि हम लेंगे तो रफेल लेंगे अपना कुछ नहीं लेंगे। दैट इज नॉट हाउ यू कैन मेक इट वर्क। आपको कहीं पे थोड़ा सोचना पड़ेगा अबाउट योर एक्सपेंडिचर, एंड देन यू विल हैव टू प्लान बजट वाइज। आप ये नहीं कह सकते ना कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये वाला मेंटेलिटी नहीं चलता है फोर्स में, राइट। एंड गवर्नमेंट का उन्हें जो करना था, दे हैव ट्राइड, नो वन इज रेडी टू बच ऑन दैट। हेलो निधि। ओके, सो शुड इंडिया हेल्प श्रीलंका मोर एंड मोर बिकॉज श्रीलंका का बजट। ओके, श्रीलंका को देखो, जो इंडिया हेल्प कर रहा है ना, इट इज a lot of people say it is a waste of money, but a lot of people don't understand how economics and geopolitics work. श्रीलंका के एसेट्स सेल पे हैं। अगर श्रीलंका में अनस्टेबिलिटी होती है, एंड दिस रीजन इज हाईली अनस्टेबल, आई टेल यू दिस इन ऑल रियल एस्पेक्ट। पाकिस्तान आपका नेबर है, बैंकक्रप्ट है। नेपाल आपका नेबर है, उसके पास इकोनॉमी के नाम पे कुछ नहीं है। आपका श्रीलंका नेबर है जो बैंकक्रप्ट है और चाइनीज़ के डेब्ट ट्रैप के अंदर है। बांग्लादेश IMF के पास जा चुका है। म्यांमार में मिलिट्री कूप है। आपके सारे नेबर्स के पास कोई ना कोई दिक्कत है। और भूटान एक ऐसा देश है जो अच्छा है, हैप्पी इंडेक्स में नाम होगा उसका, लेकिन द भूटान इज नॉट मेकिंग एनी इकोनॉमिकल स्ट्राइड्स। तो आपका कोई एक नेबर बता दो इंडिया के सिवा जो इस जोन में स्टेबल है। इवन चाइना इज नॉट स्टेबल टुडे। चाइना में जो पीपल इंटरनल चाइनीज पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते, दे डोंट नो, बट चाइना के अंदर अभी बहुत सारे मास प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशंस चल रहे हैं एट द पॉइंट वी आर स्पीकिंग। चाइनीज बैंकिंग सिस्टम इज अंडर कोलैप्स, चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट इज कोलैप्सिंग एवरी डे। सो अभी जो साउथ एशिया है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड एरिया है, टेक्निकली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड एरिया है। सो आपको ये सब सोचना पड़ेगा। अगर आप श्रीलंका की हेल्प नहीं करते हो एंड यू से कि तुम लोगों ने लोन लिया, तुम लोग झेल लो, तो होगा ये कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम श्रीलंका विल बी अनलिवेबल एंड देयर विल बी अ मास माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम श्रीलंका टुवर्ड्स द इंडियन शोर्स। चाहे वो बोट से आए, चाहे वो कैसे आए, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी विलिंग टू डू illegal activities in the region, and this is not going to help India in the long term. अभी जो इंडिया कर रहा है, दैट इज अ वेरी वेल प्लेड गेम। हम बहुत ज़्यादा, हम Chinese are not helping Sri Lanka anymore. Chinese are not paying them a single rupee, and India is helping Sri Lanka in a very limited way. मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प हम ही कर रहे हैं, बट वी आर हेल्पिंग इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। द आइडिया इज कि हम श्रीलंकन पब्लिक को अपनी साइड कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ इंडियन प्रो इंडियन गवर्नमेंट। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इट वॉज नॉट प्रो इंडियन। अभी जो गवर्नमेंट हम चाहते हैं वो प्रो इंडियन होगी, एंड यही तरीका होता है जिससे आप जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हो। दिस इज द बेसिक वे आई कैन एक्सप्लेन। मैं सारा डिटेल में नहीं जा सकता काफ़ी चीज़ों को लेकर, बिकॉज फिर ये इकोनॉमिक्स का लेसन बन जाएगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। कभी इस चीज़ पे एक डेडिकेटेड लाइव करके वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ओके। हु विल बी द नेक्स्ट CES ऑफ इंडिया, आई हैव नो आइडिया, बट हु आई विश टू बी इज भदौरिया सर। ही इज माई फेवरेट पर्सन एट द मोमेंट। Why is it so difficult to join the armed forces? Is this why IA is so good? See, competition always brings merit, and merit IA देखो हमारी जो आर्मी होती है ना, इसमें हमारी जो आर्मी है ना, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। हमारी जो आर्मी है इसमें ऐसा बायस नहीं। चलो देयर सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन टुडे, कि आप कहते हो कि फीमेल कैडेट्स के लिए रिजर्वेशन है या एक्स्ट्रा Z, बट लीव दैट थिंग असाइड। 90% in the army there is no reservation. 90% of the selection is very multi-step, and हाँ, ये सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है। आर्मी का सिलेक्शन परफेक्ट नहीं है। आई ऑलवेज से दैट कि SSB इज नॉट अ परफेक्ट सिलेक्शन मेथड, बट जो इसे सिलेक्ट करता है ना वो आदमी, और जो हमारी ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी सुपीरियर इन क्वालिटी। मैंने ऐसे बंदों को अकेडमी में जाते देखा है जो मुझे लगता नहीं था कि SSB क्लियर करने लायक भी हैं, बट उन्होंने किया।
एंड दैट इज़ बिकॉज दे वर्क हार्ड। एंड उन बंदों का मैंने कैरेक्टर चेंज देखा है, डिसिप्लिन लेवल चेंज देखा है विद टाइम, इन अ गुड वे। सो आपकी जो ट्रेनिंग है दैट डिसाइड्स अ लॉट। सेकेंडली वाई आई ए सो गुड, बिकॉज इंडिया में पेट्रियोटिज्म बहुत है और शहर में नहीं है। मुंबई, दिल्ली, आई डोंट हैव ज़्यादा होप फॉर दोज पीपल। बट आप अगर हमारे जैसे, मैं आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मोस्ट पीपल नो दैट बट सम नो। उत्तराखंड में ना देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। इस हद तक है कि यहाँ पे व्हेन द किड्स आर लाइक इन 10th या 7th 8th, तब से बच्चे आर्मी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि जाना है। एंड इस वजह से जब आप कभी आर्मी भर्ती में जाओगे, बिकॉज एसएसबी कुछ भी नहीं है, एसएसबी को डोंट कंसिडर अ बिग थिंग, लेकिन कभी कोई आर्मी भर्ती से अगर कोई सिलेक्ट होके जाता है ना, तो भाई उस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है। एटलीस्ट फिजिकली दैट पर्सन इज लाइक सुपर फिट। वो बंदू का फिजिकल लेवल इतना अलग होता है। आई वॉज काइंड ऑफ लाइक, मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था एंड आई हैड अ वेरी गुड स्टेमिना, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। बट मेरा स्टेमिना उन बंदों के आगे कुछ भी नहीं था, बिकॉज हम जो चीज़ एज अ फन करते थे वो उनका डेली का काम है। वो खेत में काम करते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, देन उसके बाद वो फिर वापस आके काम करते हैं, फिर वो सब कुछ करते हैं। एंड दिस इज लाइक, इस चीज़ से उनकी बॉडी ऐसी हो चुकी है ना, दे हैव बिकम सो स्ट्रांग, देयर फिजिकल सिस्टम इज सो गुड, उन्हें बीट नहीं कर सकता कोई आदमी। हम जिम में जाके 3 घंटे मेहनत कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, वो बंदा नेचुरली उतना अच्छा है। लव फ्रॉम हल्द्वानी, ओ नाइस। डीएम मी एस जोशी, आप जो है मुझे कभी डीएम करना, ओके। सो आई एम नॉट अ गढ़वाली, आई एम एक्चुअली अ कुमाऊनी, बट आई डोंट बिलीव इन दिस गढ़वाली कुमाऊनी थिंग। दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट दैट वी आर टॉट इन। मतलब हमें जो सिखाया गया ना उत्तराखंड में, जो ये बहुत ही फुद्दू सा डिस्क्रिमिनेशन है, जो मुझे लगता है बहुत ही बेकार है उत्तराखंड का, वो ये है कि हम लोग गढ़वाली और कुमाऊनी को लेके बहुत ज़्यादा, अभी की जनरेशन नहीं है, पहले की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा थी। गढ़वालीज डोंट लाइक कुमाऊनी एंड कुमाऊनी डोंट लाइक गढ़वाली। दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग इन उत्तराखंड, पीपल डोंट नो बाहर की। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर ये जो हेट फॉर ईच अदर है ना, इतनी बेवकूफ़ चीज़ है। बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर वेरी सिमिलर, बहुत ज़्यादा हम लोग सिमिलर हैं। बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट वी आर वेरी सिमिलर पीपल। एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिवाइड है ना, इसका फ़ायदा उठाया है बाहर के लोगों ने। आप देखोगे उत्तराखंड में काफ़ी जगह मास माइग्रेशन है। पीपल आर नॉट रेडी टू सेल देयर लैंड टू सम कुमाऊनी गाय और सम गढ़वाली गाय, बट दे विल सेल द लैंड टू समवन फ्रॉम दिल्ली। वट काइंड ऑफ बुलशिट दैट इज बियॉन्ड मी। बिकॉज मुझे ये चीज़ बहुत ही बेवकूफ़ी लगती है, कुमाऊनी गढ़वाली वाली। और अभी तो बीच में एक नया चीज़ और स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। बट डोंट बी अ कुमाऊनी और गढ़वाली, रिस्पेक्ट योर कल्चर, रिस्पेक्ट समवन एल्सेस कल्चर। ऐसा मत करो कि मैं कुमाऊनी हूँ तो मैं गढ़वाली नहीं हूँ, सब हो, इंजॉय दैट करो। देवभूमि में हम रहते हैं, बहुत सुंदर जगह है, इंजॉय इट। ये गढ़वाली कुमाऊनी वाला मुझे सीन ही बेकार लगता है। जनरल नरवाने बीइंग शंट ड्यू टू नॉन एग्रीमेंट ऑन अग्निवीर। ओके, सी यार, अग्निवीर एक ऐसी पॉलिसी है ना जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी, बट आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज़ समथिंग दैट वाज वेरी मच नीडेड। आप पसंद करो या ना करो, अग्निवीर के कुछ फ़ायदे हैं। एंड जो हमारा पहले का मॉडल था ना आर्मी का, दैट वाज नॉट सस्टेनेबल। आप इतनी बड़ी फोर्स को मेंटेन नहीं कर सकते, आप इतने लोगों की पेंशन नहीं दे सकते, आप इतने लोगों की सैलरीज नहीं दे सकते। मैं ये स्कीम से बहुत साल पहले, जो मुझे 2015-16 से फॉलो करते हैं, दोज पीपल विल नो अबाउट दिस। बट मैं बहुत साल से ये बात कहता हूँ कि इंडिया को अपनी आर्मी का नंबर कम करने की ज़रूरत है। इंडिया को अपनी आर्मी स्ट्रेंथ को कम करने की ज़रूरत है। एंड इंडिया कैन नॉट मेंटेन अ फोर्स ऑफ 13-14 लाख सोल्जर्स। एंड अ लॉट ऑफ पीपल रिडिक्यूल इट, बट द आंसर इज, आपके साल में 50,000 लोग रिटायर होते हैं, 30 से 50,000 सोल्जर्स आपके रिटायर होते हैं, सोल्जर ऑफिसर या जो भी कहो। अब आपको ज़िंदगी भर में पेंशन्स देनी है, ओके। ट्राई टू थिंक इट इकोनॉमिकली। आपका बजट बहुत कम हिसाब से इंक्रीज़ होता है, आपका बजट इंक्रीज़ होता है बहुत बेयरली यानी मार्जिन से। बट आपको 50,000 लोगों को पेंशन देनी है। और आप एक अगर एस्टिमेट लेके चलो कि सब लोगों की 40,000 पेंशन है, सैलरी है महीने की, ये पेंशन है, जो भी आप मान लो, 40 का मान लो, दैट इज़ अ गुड एस्टिमेट।
तो आप मल्टीप्लाई करो 50,000 लोगों को, और एक साल में आप कितना 1,000 करोड़ रुपए आप पेंशन पे खर्च करोगे नए बंदों की। पहले के जो बंदे हैं उनकी पेंशन तो चली गई है, अब ये नए बंदे आ गए हैं, इनकी पेंशन चलेगी आगे। एंड दिस इज अ वेरी बिग एक्सपेंस, आप ये बियर नहीं कर सकते। सेकेंड इशू विद दिस इज कि आपकी जो आर्मी का साइज है ना, वो आपको मॉडर्नाइजेशन नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो, देखो 14 लाख लोगों के लिए राइफल्स कोई नहीं खरीद सकता, 14 लाख लोगों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट कोई नहीं खरीद सकता, 14 लाख लोगों के लिए ऑप्टिक्स कोई नहीं खरीद सकता। दैट इज़ अ बेसिक। आप अपने एक सोल्जर को, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप दो सोल्जर्स को AK-47 लेके खड़ा कर दो, कुछ साइड नहीं, कुछ नाइट विजन नहीं, दैट इज़ वन सोल्यूशन। या आपके पास एक सोल्यूशन है, आप 10 लाख सोल्जर्स की फौज रखो या 8 लाख सोल्जर्स की फौज रखो, सबको अच्छी राइफल, अच्छे ऑप्टिक्स, अच्छे नाइट विजन गॉगल्स, अच्छे बुलेट प्रूफ वेस्ट, अच्छे इक्विपमेंट को सप्लाई करो। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ स्मॉल फोर्स। आप इतनी बड़ी फोर्स को मेंटेन नहीं कर सकते, मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आर्मी को एज अ प्रोफेशन या आर्मी को एज अ जॉब ट्रीट करना, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी हैव डन। आर्मी एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप इसे एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरह देखने लग जाओगे ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत दे देगा आपको। भाई तेजस में पहले ही काफ़ी टाइम है, तो MMRC का इग्नोर नहीं कर सकते। इंडियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लैग करता है फ्रॉम, सी मैं अभी इस चीज़ को मैंने समझाया भी था कि द वेट ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द नंबर। मतलब आप कितना ऑर्डर देते हो उस पर आपका वेट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अगर आप 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दोगे, तो मैं आपका साल में 5-8 जेट्स का ऑर्डर प्रोड्यूस करूँगा। आई विल नॉट प्रोड्यूस 40 इन 1 ईयर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन लाइन जस्टिफाई नहीं होती है। ओके, अगर आप 400 फाइटर्स का ऑर्डर देते हो, तो आप एक साल में 40 फाइटर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, बिकॉज 10 साल के ऑर्डर्स हैं, 10 साल तक लाइन काम करेगी, दैट इज़ बेसिक। तो अगर आपको अपने जेट को बढ़ाना है, तो आपको ये जो आइडिया है ना कि आपको जल्दी से बना लेना है, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑर्डर का साइज़ ज़्यादा बड़ा देना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और तेजस को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारे पास आज 32 हैं, हाफ आर टेस्टिंग में, और 8 अगले साल डिलीवर हो जाएंगे। उसके बाद 2024 से आपका MK1A का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है ऑर्डर्स की पहले से, बिकॉज अगर आप आज जेट ऑर्डर करते हो, इवन इन 2023 अगर तुम MMRC साइन कर दोगे, तो 26-27 से पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नो वन इज गोइंग टू प्रोड्यूस देम। एक साल में कोई नहीं देने वाला तुम्हें, 3 साल तो मिनिमम लगता है, दैट इज इन कॉन्ट्रैक्ट। अभी एयरफोर्स से कहा था कि इफ़ यू वांट तेजस एट अ फास्टर स्पीड जस्ट गिव अस सम मोर मनी। एयरफोर्स ने कहा कि हमें बस 16 फाइटर्स पर ईयर के प्रोडक्शन रेट पे चाहिए। दे रिफ्यूज टू हैव अ फास्टर प्रोडक्शन रेट। ओके, इसका रीज़न ये होता है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, अकोमोडेशंस होते हैं प्रोडक्शन लाइन में, आपको वेंडर्स को पैसा देना पड़ता है। प्रोडक्शन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैंने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग तो ऑटोमोटिव थी, बट अगर मैं अपने वेंडर से कह दूं कि अगले महीने तुम 30 से ऑर्डर 30,000 कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ही विल हैव टू स्टेप अप द प्रोडक्शन, और उसका तभी होता है जब आप पैसा देते हो। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। मैंने ये MiG-21 को लेके एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, मिली, काइंडली सी दैट, बिकॉज मैंने इसमें सब कुछ समझाया था। मैंने ये भी समझाया था कि हम MiG-21 का यूज़ क्यों करते हैं, मैंने ये भी समझाया था कि ऑप्शंस क्या हैं, मैंने उसके सब कुछ एक्सप्लेन किया है। द वीडियो इज़ इन माई IGTV फीड। एंड बेसिक आइडिया कि आप MiG-21 को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते इमिडिएटली। आप उसे 2-3-4 साल में, जैसे अभी प्लान है 2025, तो आप 25 में आप MiG-21 को हटा सकते हो, बट यू कैन नॉट से कि कल एक एक्सीडेंट हुआ है तो आज हम MiG-21 की फ्लाइंग बंद कर देंगे। दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज अगर आप MiG-21 को नहीं उड़ाओगे तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म को उड़ाना पड़ेगा। आप अगर उस प्लेटफॉर्म को उड़ाओगे तो यू आर गोइंग टू स्ट्रेन द पायलट्स, आपको ट्रेनिंग शिफ्ट करने, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। सो ये कोई ऑप्शन नहीं कि हम MiG-21 का यूज़ इमीडिएटली बंद कर दें, दैट इज़ नॉट feasible economically and practically too. IGTV में I have explained the entire video, just go and check IGTV पे, I had done that video like 10 days ago. Should army be called off from Jammu Kashmir? No.
सिंपल आंसर नो। रफाल एम और F-18 हॉर्नेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल जेट कौन सा होगा नेवी के लिए? सी द प्रैक्टिकल फाइटर विल बी रफाल एम। F-18 इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर मल्टीपल रीजन, मैंने इस पर पहले भी लाइव किया है, बट बेसिक रीजन इज आई डोंट ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, नो वन ट्रस्ट US। जो अभी हमने टेस्टिंग की थी तो रफाल एम का जो परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा बेटर था, एज फार एज आई नो, मुझे पता चला था कि एम परफॉर्म बेटर। एंड थोड़े बहुत इश्यूज हैं बट कॉमनैलिटी है, तो एम एयरफोर्स और नेवी के पास सिमिलर प्लेटफॉर्म होना एक अच्छी बात होती है, दैट इज वन ऑफ द रीजन, दीज आर द थिंग्स, इसलिए आई बिलीव द एम शुड बी द विनर। अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट अगले साल होने वाला है, तो अगले साल तक का वेट कीजिए। अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट अगले साल होगा 5 मिनट्स, एंड MK1 MK2 का इंटीग्रेशन भी शायद अगले साल स्टार्ट हो जाएगा विद तेजस। सो अभी के लिए आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। किसी के पास एक दो क्वेश्चन और है तो प्लीज़ भेज दीजिएगा, एंड देन इन लाइक नेक्स्ट 5 मिनट्स विल टर्न ऑफ दिस लाइव सेशन बिकॉज बहुत लंबा हो गया अभी। जय हिंद वैभव। So any more questions? Which stance according to you New Delhi should take, Washington or Moscow? India should not be taking any such like stances, okay? इंडिया का जो एक्ट है ना वो बहुत बैलेंस्ड है। हमें अगर कोई एक ऐसा स्टैंस ले ले कि हम वाशिंगटन, देखो हम किसी के गुंडे नहीं हैं, सिंपल सी बात है, ना हम वाशिंगटन के गुंडे हैं ना हम रशिया के साथ हैं। वर्ल्ड इज ओपन टू एवरीवन, हम एक ओपन मार्केट है, हमारे अपने एलाइज हैं, हमारे अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इंडिया को अपने इंटरेस्ट को देख देख के एक्शंस लेने का है। किसी देखो ना US तुम्हारी हेल्प करता है ना रशिया तुम्हारी हेल्प करता है, दैट इज़ द रियलिटी। इट इज़ कि आप किसके सपोर्ट में हो, आप किसे पैसा देते हो, आप किसके साथ काम करते हो, दैट इज़ बेसिक। तो जो ये आइडिया है कि हम किसी एक साइड को पिक कर लें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया। आप कभी भी एक साइड पिक मत कीजिए, जब आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है तो कीप द ऑप्शंस ओपन। जियो पॉलिटिकली आपको कभी भी नेवर बर्न द ब्रिजेस, दैट इज़ अ थिंग दैट यू लर्न अ लॉट। सो अगर तुम कह दो कि आज हम US की साइड हैं, हम रशिया के साइड नहीं है, तो यू विल ऑलवेज हैव टू वर्क एज पर द US विश। आप किसी, इंडिया इज़ अ सुपर पावर टेक्निकली ना, इंडिया दुनिया की हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, हम लिटरली एक सुपर पावर हैं टेक्निकली। हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं, इकोनॉमी में हम सबसे अच्छी इकोनॉमीज में से एक हैं, ग्रोथ हमारी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का बहुत अच्छा काम है, सॉफ्टवेयर मार्केट में इंडिया का बहुत अच्छा होल्ड है, आर्मी में हम शायद दुनिया की 3rd या 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। सो इंडिया को ऐसा साइड पिक करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को बस अपना देखना चाहिए, अपने तक जहाँ अच्छा है वहाँ सब अच्छा है। और TU-160 को लेके यार, सी TU-160 को लेके ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट है, although a lot of sources say that TU-160 is coming, but I am a bit doubtful about that because logical नहीं है सही मायने में, but we'll discuss this in a different way, okay? There is no Washington or Moscow, it is basically New Delhi, and हम New Delhi should work as per New Delhi works. मॉस्को या दिल्ली हमारे लिए कुछ नहीं करते ना। देखो जब चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो वॉशिंगटन नहीं आया था, बेसिक्स। आज रशिया सस्ता फ्यूल बेचता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, सब सप्लाई डिमांड है, सब अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं, तो हम क्यों किसी एक की साइड जाए। IPS डेप्यूटेशन इन CAPF, आई एम नॉट अ फैन, दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि जिसका काम है उसी को करने देना चाहिए। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज IPS ऑफिसर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आई डोंट लाइक। मुझे सिविल सर्वेंट से मुझे ज़्यादा प्यार है नहीं देश के, तो आई फील कि ये लोग वहाँ जाके बस काम खराब करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, TU-160 को लेके, लीज को लेके बात चल रही है, दैट इज़ ट्रू।
कुछ बात चल रही है, बट ऐसी ही बात TU22M को लेके भी चल रही थी। एंड आई एम गोइंग टू पॉइंट वन थिंग, मुझे नहीं पता IF के पास अचानक पैसे कहाँ से आ जाते हैं जब लीज परचेज या फिर ऐसी चीज़ें होती है। अभी IF के पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें IF को चाहिए, बट IF के पास उन चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। बट हमारे पास सडनली $6 बिलियन है बॉम्बर्स को लीज करने के। दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। हमारे पास बॉम्बर्स का कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर बाइंग देम। बिकॉज हमारे पास अभी एवैक्स नहीं है, हमारे पास रिफ्यूलर्स नहीं है, हमारे पास फाइटर्स नहीं है। तीन चीज़ों की हमारे पास सीवियर डेफिशिएंसी है। एंड समहाउ वी हैव द बजट टू बाय मोर बॉम्बर्स, जिसका कोई रोल मुझे समझ नहीं आता। बट पता नहीं क्या सोच के लोग कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एट टाइम्स। TU160 का नाम कोई अचानक से नहीं आया, पहले TU22 का नाम आया था, उसके बाद TU160 की बात चल रही है। आई एम नॉट श्योर हाउ वी आर परचेजिंग दैट, बट जब हो जाएगा तब देखेंगे, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट दिस। ओके, so I guess these are all the questions that you guys had to ask. We are reaching the 15-minute mark now. So ये live मैं upload कर दूंगा. Anyone who has missed it can see the live session. मैं इसे YouTube में भी डाल दूंगा, so that अगर Insta ने इसे हटा दिया, because Insta likes to remove a lot of live sessions, so you can simply go to the YouTube page and वहाँ जाके आप लोग देख लेना। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी live पहले की पड़ी है। Kindly go see there and a lot will make sense to you then. Okay, so we will be taking a leave for now. I'll come possibly. Okay, I'll try to come on 15th, because I'll try, but I possibly will be on a trip. I can be going outside, so I'm not sure if I'll be, but I'll try my level best to come live by 15th. If that happens, I'll surely take. I'll put the notice for that. Okay, all of you take care and be safe, and I hope to see you guys again soon. Jai Hind.